Assalamu alaikum. Welcome to SDG Insights. Please subscribe to the channel and like and comment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस फाइनल टर्म सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे थीम 7 बिज़नेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंस किसी भी बिज़नेस के लिए एक ब्लड लाइफ होता है। जिस तरह इंसानी जिस्म में खून की बुनियादी हैसियत है, अगर हमारे अंदर से खून ख़त्म हो जाए तो क्या हम सरवाइव करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। चाहे हमारा जो दिल है वो ठीक हो, हमारी तमाम फंक्शनैलिटी ठीक हो, लेकिन ब्लड के बगैर हमारा एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो तमाम सर्कुलेशन है वो ब्लड से ही हो रही हैं। तो सेम थिंग हमारी होती है फाइनेंस की बिजनेस के अंदर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। फॉर द MCQ आपने याद रखना है कि फाइनेंस सर्व एज अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। जो क्या इंश्योर करता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि कारोबार की जो डेली लाइफ के तमाम काम हैं वो विदाउट एनी डिले कॉन्टिन्यूसली चलते रहें। और जिस कारोबार के अंदर फाइनेंस अच्छा होता है, जिस कारोबार के अंदर अच्छा पैसा लगाया होता है, उसके तरक्की करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने के साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजिकल जो गोल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हासिल भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या फ़ायदा होता है, क्या इंश्योर करता है हमारी ऑपरेशनल कॉन्टीन्यूटी को। हमारे तमाम ऑपरेशनल कॉन्टीन्यूस रहते हैं, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है एंड स्ट्रेटेजिकल गोल अचीवमेंट, जो भी हमारे गोल्स होते हैं उनकी अचीवमेंट के लिए। अब आपसे MCQ पूछा जाता है, पहले MCQ की हमारी जो लाइफ ब्लड है बिज़नेस की वो क्या होता है, तो वो फाइनेंस होता है। और दूसरी जो MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि बिज़नेस किस चीज़ को इंश्योर करता है, तो या फिर ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिकल गोल की अचीवमेंट के लिए कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेटेजिकल गोल की अचीवमेंट के लिए फाइनेंस का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये आपकी डेफिनेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? इट कंपासेस राइजिंग कैपिटल, कंट्रोलिंग कॉस्ट, प्लानिंग बजट्स एंड इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, ये MCQ आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के फैक्टर कौन से हैं। इनमें से 3 से 4 फैक्टर्स आपको दिए जाएंगे और एक ऐसा ऑप्शन बना दिया जाएगा जिसके अंदर रॉन्ग नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह एक बात याद रखें कि आपकी ये जो मैनेजमेंट के इसके अलावा जो बिज़नेस के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपसे थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। आपके सामने कुछ सिनेरियोज़ बनाए जाते हैं, सिनेरियोज़ को क्रिएट किया जाता है और फिर पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी टर्म ज़्यादा बेस्ट है, या फिर 2 टर्म्स का कंपैरिजन किया जाता है। ये पूछा जाता है कि यहाँ पर हमारी बिजनेस की कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगी। तो अगर हम कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं तो इस तरह की कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि एक मौसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कई अहम काम शामिल होते हैं, जैसे कि हमारे कैपिटल को राइज करना, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना, हमारा जो बजट है उसको प्लान करना और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करना। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है। फॉर द इंस्टेंस, फ़र्ज़ करें लाहौर में कपड़ों का एक ब्रांड है, इसे अपना काम चलाने के लिए कई तरह के सरमाए की ज़रूरत होगी। तो कोई भी छोटा सा बिजनेस भी होता है तो उसके लिए हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से सरमाए की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो हमारे पास जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमारी क्या आ जाता है, हमारी सिलाई मशीन ख़रीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। तो अब आपने याद रखना है कैपिटल क्या होता है, हमारी मशीनरी होती है, हमारे वर्कर्स होते हैं। तो इन द टर्म ऑफ मशीन अगर हम बात करें एक सीविंग सेंटर के लिए, तो कैपिटल हमारा क्या होता है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ आवर सेविंग मशीन। अब आपसे यही सिनेरियो कुछ इस तरह से क्रिएट करके पूछा जा सकता है कि लाहौर में एक क्लॉथिंग ब्रांड है जो रिलाई करता है फाइनेंशियल परचेज फॉर सेविंग मशीन। तो अब आपने बताना है कि उनको किस तरह के कैपिटल की ज़रूरत है। तो अगर आपने इस चीज़ को क्लियर किया है कि फाइनेंशियली जब हमने कोई चीज़ परचेज करनी हो तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसी तरह आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारा का एक क्लॉथिंग ब्रांड है और उसे पैसे चाहिए कि वो मज़दूरों को सैलरी दे सके। तो फिर आपसे कहा जाता है कि बताएं इसके अंदर कौन सा एक्सपेंस इंक्लूड है। तो ये है ऑपरेशनल एक्सपेंस। अब ये ऑपरेशनल एक्सपेंस क्या है, सैलरी देना एक ऑपरेशन होता है और जब हम किसी को एज अ फंड सैलरी देते हैं तो वो हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंस हो जाता है। एंड फंड ईद मार्केटिंग कैंपेन्स, तो इसी तरह ईद मार्केटिंग कैंपेन्स हमारे पास क्या होती है, ये इसके अंदर हम कोई भी कैंपेन हमने ईद के करीब आपने देखा होगा ड्रेसिंग के, आपके शूज़ के काफ़ी ब्रांड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह उससे मार्केटिंग के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। की रोल्स ऑफ फाइनेंस इंक्लूडेड। अब हमारे फाइनेंस के अंदर की रोल्स कौन से हो सकते हैं, सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करना। इसके अलावा मेंटेनिंग कैश फ्लो, तो हमारा जो कैश का फ्लो हो रहा होता है कि लेन देन के जो तमाम चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन करना। इनेबल एक्सपेंशन, तो हमारी जो एक्सपेंशन होती है, हम कारोबार को बढ़ाना चाह रहे होते हैं, हम उसके अंदर कोई और आइटम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि लाहौर की एक क्लॉथिंग ब्रांड है, वो जस्ट लेडीज़ के कपड़े सेल करता है, लेकिन वो खुद को एक्सपेंड करना चाह रहा है कि वो बच्चों के भी कपड़े इंट्रोड्यूस करवाए। एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर, तो फिर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन लेड द बिजनेस फेलियर इवन विद अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आइडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपने काम बहुत अच्छा किया है, आपकी जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती, आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है और किस वे में इन्वेस्ट करना है, तो आप बिजनेस को फ्लॉप कर देंगे। आपका जो बिजनेस है वो दिवालिया हो सकता है, चाहे आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये जो चीज़ होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी कंपनी है जो बहुत अच्छी शर्ट्स को सेल करती है, तो वो क्या करते हैं कि वो बजाय इसके कि वो मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाएं, बजाय इसके कि वो अपने फैब्रिक को ज़्यादा अच्छा करें, क्वालिटी को अच्छा करें, वो पैकिंग होती है उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो गलतियां होती हैं वो हमारे बिजनेस को फ्लॉप कर देती। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड। तो हमारे पास सोर्सेज कौन से होते हैं फाइनेंस के, और हम फंड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो बिजनेस इंस्टीट्यूट्स होते हैं अपने फंड को डेली लाइफ के कामों जैसे उनकी तरक्की या फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बुनियादी तौर पर हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू तो ये है कि बिजनेसेस यूटिलाइज फंड। आपसे पूछा जा सकता है कि बिजनेसेस अपने फंड को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो याद रखना है वो अपने ऑपरेशंस के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं, ग्रोथ के लिए और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि बिजनेस यूटिलाइजेशन फंड की बेस पर हम फंड्स को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं उनके यूज़ केस के अकॉर्डिंगली। तो हम इसको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कैप एक्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि आपसे पूछा जाता है CAPEX, इसकी फुल फॉर्म बताएं, या फिर आपसे कहा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अनदर नेम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने याद रखना है CAPEX
OPEX। इसी तरह ऑपरेशनल एक्सपेंशन के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है OPEX स्टैंड फॉर। तो OPEX हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। कैपिटल का मतलब जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि इसके अंदर हमारी मशीन्स आ जाती हैं, हमारी डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं, हमारी लेबर आ जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हम जो मशीन्स खरीदते हैं वो, प्लस हमारी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के अंदर हमारी ज़मीन भी हो सकती है जो हमने अपनी कारोबार के लिए खरीदी। इसके बाद हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंशंस में हमारे पास क्या आ जाती हैं, रिकरिंग कॉस्ट सच एज यूटिलिटीज आर वेज्यूज। तो जो ऑपरेट का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑपरेशन का मतलब होता है वो चीज़ जो बार बार हो रही हो, हम उसे रिपीटेडली कर रहे हों। तो वेजेस देना या फिर जो हमारी यूटिलिटीज़ होती हैं, बिजली के बिल, हमारे किराए और जो हमारे मज़दूरों की तनख्वाहें होती हैं वो रिपीटेडली होती हैं, हर टाइम पीरियड के बाद बार बार वो हो रही होती हैं। तो वो किसके अंदर आ जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। बस आप ये याद रखें कि ऑपरेशन का मतलब है जो डेली लाइफ पर चीज़ें हो रही हों, जबकि कैपिटल का मतलब है कि एक बड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो हम कर देते हैं और एक लॉन्ग पीरियड तक वो चलती है। फंड्स आर सोर्स्ड थ्रू, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि हम किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। अब हमने देखना है कि फ़ंड के सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और MCQ के लिहाज से भी, कि इक्विटी फ़ंड। अब इक्विटी फ़ंड क्या होता है, तो बेसिकली इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर हम अपनी ओनरशिप को सेल कर देते हैं। अब कैसे, आपने सुना होगा कि जब हम कर्ज़ा लेते हैं तो कोई चीज़ गिरवी रखवा देते हैं, तो सेम वही थिंग होती है कि हम अपनी किसी से फाइनेंस लेने के लिए, सोर्स के लिए हम अपने बिजनेस को क्या कर देते हैं, उसकी ओनरशिप को स्टेक कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, पर्सनल सेविंग, वेंचर कैपिटल। अब इसका हमारे पास जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी बिज़नेस की मालियत या असास बेचते हैं, जैसे हमारा जो ज़ाती बचत होती है या फिर जो वेंचर कैपिटल है वो हासिल करने के लिए, तो उसका फ़ायदा तो हमें ये होता है कि हमें वो रकम वापस नहीं करनी पड़ती। इम्पॉर्टेंट MCQ है कि इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर जो हमें रकम मिलती है, क्या उसको हम रीपे करते हैं या उसकी रीपेमेंट होती है, तो नो, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विटी फाइनेंसिंग की रीपेमेंट नहीं होती। और इसका नुकसान क्या होता है कि आपके बिजनेस का कंट्रोल दूसरों के हाथों में चला जाता है, तो डिल्यूटेड कंट्रोल। अब बिजनेस आपका है लेकिन जो मलकियत है वो किसी और की है, यानी कि पेपर के अंदर वो किसी और का है एक टाइम के अंदर, लेकिन अगर आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाते तो एब्सोल्युटली वो जो ओनरशिप होती है वो परमानेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है डेबिट फाइनेंसिंग। तो डेबिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि कर्जा लेना। इसमें बैंकों से लोन लेना या फिर बॉन्ड्स लिए जाते हैं जिन्हें इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। तो एक और चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी फाइनेंसिंग होती है जिसके अंदर सूद होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी होती है, डेबिट फाइनेंसिंग। अब इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी जो ऑनरशिप है वो बरकरार रहती है, ऑनरशिप को कोई ख़तरा नहीं होता। और नुकसान ये होता है कि आपके पास एक कानूनी जिम्मेदारी आ जाती है और इसके अंदर हमारा जो लाइबिलिटी का रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंटरनल फाइनेंसिंग हमारे पास क्या होती है, अंदरूनी फाइनेंसिंग। अब इसके अंदर हमारे जैसे अपने ही कमाए हुए मुनाफे को दोबारा बिजनेस के अंदर लगाना, री इन्वेस्ट करना। तो अब आप याद रखें फॉर द MCQ कि री इन्वेस्टेड प्रॉफिट इज़ अ टाइप ऑफ डैश फाइनेंसिंग। किस फाइनेंसिंग की टाइप होती है, अपने ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना या अपने ही एसेट्स को सेल करना। तो ये इंटरनल फाइनेंसिंग की एग्जाम्पल होती है। अब हमें इसका फ़ायदा क्या होता है, तो नो डेबिट, हमारे ऊपर कोई कर्जा ही नहीं होता, हमें अपने कारोबार पर कोई भी कर्जा लेना नहीं पड़ता। और जो इसका नुकसान है, इसमें बिज़नेस को बहुत बड़े पैमाने पर स्केलेबल करना होता है। जैसे अब देखिए ना, इससे बिज़नेस को बहुत बड़े पैमाने पर स्केलेबल करना एक लिमिटेड सा हो जाता है। हम अपनी जो ब्रांडिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रांट एंड सब्सिडीज़।
तो सब्सिडीज़ जैसे ये हुकूमत या हमारे जो गैर सरकारी इदारे होते हैं, जैसे हमारी एनजीओज़, उनकी तरफ से दिए गए फंड्स होते हैं। हुकूमत, हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि अगर स्पेशली वीमेंस को कारोबार के अंदर हुकूमत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे डिफरेंट एनजीओज़ भी होते हैं जो अगर हम कहीं पर स्टक हो जाते हैं या हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो वो हमें हेल्प आउट करने आती हैं। अब इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें वो जो रकम मिलती है वो हमें वापस नहीं करनी पड़ती। इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी रकम जो आपको गवर्नमेंट या एनजीओ की तरफ से मिलती है उसको वो रीपेएबल होती है? नो, इट्स नॉन रीपेएबल। और इसके हमारे पास नुकसान क्या हो सकते हैं कि इन्हें हासिल करने का मुकाबला बहुत सख्त होता है। आपको एप्लीकेशंस देनी पड़ती हैं, आपके मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस हो जाती हैं। फिर उसके अंदर से आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो इतनी ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये वाले पेपर लेके आओ, ये सबमिट करवाओ, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर झंझट होते हैं। और दूसरा कि उसके ऊपर पाबंदियाँ भी बहुत सारी होती हैं। हुकूमत के जो लाज होते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना पड़ता है। अब जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो ये जो तमाम डेबिट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखता है। देखिए, अगर हम डेबिट लेते हैं, जैसे हमने फाइनेंस डेबिट को पढ़ा, तो अगर हम 50 लाख लगा लें, चलें हम कर्ज़ा लेते हैं, तो एक मैनेजर सिर्फ ये नहीं देखेगा कि अभी मुझे इतना मिल गया है तो अब मैं अपने काम को अच्छी तरीके से चला लूँगा। वो ये भी देखता है कि मुझे कितनी मुद्दत के लिए मिला है, और ये भी देखता है क्या इस मुद्दत के अंदर वो उसको वापस कर सकता है, या वो इतना अर्न करेगा कि इसका जो सूद है वो भी वो अदा कर सके। तो मिसाल के तौर पर अगर उसने 50 लाख कर्जा लिया है तो उसके ऊपर 10 लाख सूद बन जाए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देखी जाती हैं, और यहाँ पर आकर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जैसे हमने बात की कि हमारे जो डिफरेंट फाइनेंसेस होते हैं उनकी भी एक मुद्दत होती है। हमारे मैनेजर इस चीज़ को देखते हैं कि हम जो कर्ज़ा ले रहे हैं उसकी क्या ड्यूरेशन होगी, तो उसके टर्म पर हम उसको 2 ड्यूरेशंस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म और दूसरी को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। शॉर्ट टर्म्स हमारे पास कौन सी होती हैं? बेसिकली ये फाइनेंसिंग फौरी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, फौरी नवीयत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है। जैसे अब हमारा जो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री परचेज जो हमारा होता है ना, रॉ मटेरियल कच्चा माल, या उसकी ख़रीदारी के लिए, या फिर हमारा जो कैश फ्लो की वक्ती कमी को पूरा करने के लिए। तो अब आपने याद रखना है स्टूडेंट कि आपकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है वो आपके पास 1 साल तक होती है, 1 साल या फिर लेस देन 1 ईयर, और या फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता। 5 से 7 साल तक नहीं जाती है। और ये किस चीज़ को एड्रेस करती है? इमीडिएट नीड्स को। और इमीडिएट नीड कौन सी? इन्वेंट्री परचेजेस जो हमने खाम माल लेना होता है ना, कच्चा माल, और इसके अलावा कैश फ्लो गैप्स जो हमने तनख्वाहें देनी होती हैं या फिर हमने पेमेंट्स वगैरह करनी होती हैं उसकी बेस पर। अब एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की क्या मुद्दत होती है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, ये हमारे पास स्मॉलर देन 1 ईयर होते हैं और ये इमीडिएट नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इनके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। पहला हमारे पास है ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट के अंदर हमारी क्या चीज़ आ जाती है? देखिए, जब सप्लायर्स आपको उधार पर माल दे दें, मसलन 3 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, तो इस तरह की जो शर्त आ जाती है ना, उसको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक क्रेडिट के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। जैसे आप एक इजी सी एग्जांपल अगर हम ले, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन प्लेस के ऊपर एक इमारत बन रही है, तो उनको जो मशीनरी होती है एक महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए चाहिए होती है। तो वो जो सप्लायर उनको देता है कि 30 दिन के अंदर उन्होंने इस चीज़ की पेमेंट करनी है, या 30 दिन तक उसकी एक्सेस देता है, डेट इज़ कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से अपने अकाउंट में मौजूदा रकम से ज़्यादा पैसे निकालने की सहूलत। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर हम ये करते हैं तो उस पर सूद भी लगता है। जैसे आपका जो डेबिट कार्ड होता है ना, उससे आप अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप उससे एक लिमिटेड हद तक कर्जा ले सकते हैं, या फिर उससे इमीडिएटली बिना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स के, बिना बहुत ज़्यादा कागजी काम के आप एक्स्ट्रा पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है और उसके बाद आपको एब्सोल्युटली उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग
असल हमारे पास अपने वसूल किए जाने वाले रिसीवेबल्स होते हैं, यानी कि बिल्स होते हैं। तो जो अपने वसूल किए जाने वाले बिल्स को किसी तीसरी पार्टी को कुछ डिस्काउंट देकर जल्दी कैश के लिए भेज देना। अब ये कैसे होता है, देखें, सेलिंग रिसीवेबल्स फॉर क्विक कैश। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे अब हमारे पास चेक होता है ना, तो हम एडवांस के अंदर किसी को चेक दे देते हैं, या फिर इसी तरह की जो टर्म्स होती हैं वो फैक्टरिंग के अंदर आ जाता है, और इससे क्या होता है, हमें एक डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपने गूगल से भी कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो वो आपको कहते हैं कि 1 मंथ के लिए ये फ्री है, और उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि बिना कार्ड को ऐड किए आपको फ्री एक्सेस मिल जाती है, नहीं। आपको उसे एक्सेस करने के लिए, उस फ्री ऑफर को भी एक्सेस करने के लिए कार्ड सबमिट करवाना पड़ता है, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो देनी पड़ती हैं। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप जब फ्री को अवेल कर लेंगे, आप उसको कंटिन्यू रखें या ना रखें, आप उसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर होती है। अब हमारे पास है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ग्रेटर देन 1 ईयर्स होती हैं, और इसके अंदर हमारे फंड्स आ जाते हैं। फंड एक्सपेंशन आर मेजर एसेट्स, जो बड़े बड़े एसेट्स होते हैं ना वो शामिल होते हैं इसके अंदर। तो ये फंड्स बिजनेस को फैलाने या फिर बड़े असासे खरीदने के लिए किए जाते हैं। इसके अंदर हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले है इक्विटी। तो इक्विटी को हम IPOS भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। इक्विटी, अनदर नेम फॉर इक्विटी इज IPOS, सूटेबल फॉर स्केलिंग बट डिल्यूट्स ऑनरशिप। तो स्टॉक एक्सचेंज में अवाम को अपने जो ऑनरशिप होती है वो बेचने की इजाज़त दी जाती है, या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम अपनी ऑनरशिप को गिरवी रखवा सकते हैं। ये बिजनेस को स्केल करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी जो ऑनरशिप होती है वो ख़तरे में पड़ जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? बेसिकली ये फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले कर्जे के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हमने इस टर्म को देखा है ना, जैसे अब पाकिस्तान में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा किया जाता है कि हुकूमत हमें कहती है कि बिला सूद कर्जा देगी। तो ये सिर्फ एक बात तक ही होता है। तो उसके अंदर भी हमें एक फिक्स्ड, इसका मतलब है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे, चाहे एडवर्टाइजमेंट में कहा जाए कि इसके ऊपर कोई सूद नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस तो होते ही हैं। तो वही सेम जो चीज़ आ जाती है, डेट इज़ कॉल्ड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल तेज़ी से ग्रो करने वाले स्टार्टअप्स की फंडिंग के बदले में अपनी जो हिस्सा होता है या फिर हमारी जो इक्विटी होती है वो सरमायाकारों को दे देते हैं। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर हम देखें कि एक टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप अपनी सर्च और डेवलपमेंट के लिए वेंचर कैपिटल का इस्तेमाल करता है, जबकि एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री के महंगे आलात खरीदने के लिए 10 साल कर्जा लेता है। तो ये डिफरेंस होता है। अब आपका क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है, तो ध्यान से सुने। जिस तरह मैंने अभी बात की ना कि एक टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कर्जा लेना चाहता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करेगा या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेगा। देखें, उसने सिर्फ एक रिसर्च करनी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो उसे क्या ज़रूरत है 15-20 साल तक का रिस्क लेने के लिए या कर्जा लेने के लिए, तो वहाँ पर हमारी शॉर्ट टर्म लगेगी। इसी तरह अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसने बड़े बड़े आलात बनाने, बहुत महंगे महंगे, तो वो जो आलात ख़रीदने के लिए कर्जा लेगी वो कितने के लिए लेगी? कम से कम 10 साल के लिए, क्योंकि अगर वो कर्जा बड़ा ले रही है, उसने ख़रीदारी बड़ी करनी है, तो एब्सोल्युटली उसे वापस करने में भी टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी मार्केट्स। तो सिक्योरिटी मार्केट्स क्या होती हैं? सिक्योरिटी मार्केट्स वो अहम प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर फाइनेंशियल जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हमारे पास जो स्टॉक होता है, इक्विटी होती है, या फिर हमारी डेबिट होता है, और इसके अलावा जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग की जाती है। अब हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर हम कोई कर्जा ले लें, या फिर हमारे पास बॉन्ड्स हैं, या फिर एक सरमाया है, तो उसके ऊपर भी हम एक कर्जा ले सकते हैं ना, उसकी सिक्योरिटी रख के कि अगर मैं इस कर्जे को वापस नहीं करती या कोई नुकसान हो जाता है, तो ये चीज़
उसके बदले में आप रख सकते हैं। एंड डेरिवेटिव्स, तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, वो पैसे के लिहाज से हो सकता है, वो ज़मीन हो सकती है, वो आपके जेवरात हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की आप सिक्योरिटी रखवा सकते हैं। शर्त यह है कि जिससे आप कर्जा ले रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करता हो, वो उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेप्ट करता हो। अब आपने याद रखना है कि सिक्योरिटी मार्केटिंग जो हमें फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग के लिए, उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो हमारा स्टॉक, बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स। बहुत रिपीट होता है ये एमसीक्यू आपके क्विजेज में भी, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट्स। तो सिक्योरिटी मार्केट के अकॉर्डिंगली हम इसको दो मार्केट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। प्राइमरी मार्केट्स, यहाँ पर बिल्कुल नई सिक्योरिटीज़ जारी की जाती हैं। जैसे कोई कंपनी पहली बार शेयर्स लाए तो उसे आईपीओस कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यू सिक्योरिटी आर इशूड, बिल्कुल नया जो लेके आते हैं ना सिक्योरिटी, या बिल्कुल जैसे अब हिस्ट्री के अंदर हमारी जो चीज़ होती है वो हो नहीं रही होती ना। कोई बैंक है, वो जेवरात नहीं रखता, लेकिन अगर कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूट आता है या एक बड़ा जो इन्वेस्टर आता है, तो वो उसको उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई कर्जा लेना चाहता है, तो जो बैंक है वो हालात देखकर, उस जो सोने की मालियत है या रेट्स हैं उनको देखकर क्या करता है, उनको एक इशू कर देता है। तो ये होती है हमारे पास न्यू सिक्योरिटीज़। तो इसको हम क्या कहते हैं, IPOS कहते हैं। अब मुझे बताएं, अभी हमने IPOS को पढ़ा है, तो इसका अदर नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पर पहले से मौजूद सिक्योरिटीज़ की खरीदो फरोख्त होती है। मसलन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे पास पहले ऐसे सिक्योरिटीज़ होती है ना, वो इसके अंदर शामिल होती हैं। अब आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी की है। और IPOS किसकी मिसाल है हमारे पास, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मार्केट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पाकिस्तान मार्केट्स के अंदर जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज का जो सारा निज़ाम होता है, हमारी इक्विटी, बॉन्ड, RETFs का जो निज़ाम होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। हमारी ये जो तमाम सिस्टम्स होते हैं पाकिस्तान में, इस निज़ाम को हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। और PSX में हमारी जो इक्विटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होती हैं और ETFs होती हैं, उनकी लिस्टिंग की जाती है। याद रखिए स्टूडेंट, दो अहम और अलग MCQ हैं। रेगुलेशन की जब बात आएगी पाकिस्तान मार्केट के अंदर, तो वो करेगा हमारा एक्सचेंज कमीशन, ठीक है, जिसे हम SEPC कहते हैं। एक्सचेंज कमीशन का अदर नाम क्या होता है, SEPC। और जब बात आएगी हमारी लिस्ट की, इक्विटीज़ की एंड बॉन्ड्स की, तो वो कौन करेगा, PSX, ठीक है। अब इसको आपने मिक्स नहीं करना, क्योंकि दो अलग टर्म्स हैं और दो अलग सिनेरियोज के लिए हैं। और इस मार्केट के हमारे जो बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, बड़े चैलेंजेस में लोगों को यानी जो हमारी रिटेलर्स होते हैं, उनको उनकी लो पार्टिसिपेशन होती है। इसके अलावा इकोनॉमिकल जो हमारे पास वॉलीटाइलिटी होती है वो शामिल होती है। और यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए सरमायाकारों को एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज अकाउंट या फिर हमारी जो सेंटर डिस्पोजिटरी कंपनी अकाउंट करती है, और इसके अंदर उनको अकाउंट खुलवाना लाजमी होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसे उसके लिए जो चैलेंजेस है वो क्या है। चैलेंजेस इंक्लूड, क्या चैलेंजेस होते हैं, पहला कि लो रिटेल पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेशन होती है उसका रिटेल बहुत लो होता है। एंड इकोनॉमिकल वॉलीटैलिटी, सॉरी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा कि इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या इस मार्केट के अंदर आना चाहता है तो मस्ट ओपन, उसे दो तरह के अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। एक तो ब्रोकरेज का अकाउंट ओपन करना पड़ता है और दूसरा सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं फॉर द ट्रेडिंग। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, CDC। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट ट्रेंड्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हमारी जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्विक बुक्स का इस्तेमाल हो रहा है। आजकल हमारी जो ट्रेडिंग्स होती है वो
ज़्यादातर जो हमारी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी बिज़नेस की हों, चाहे वो हमारी स्टडीज़ की हों, उन तमाम चीज़ों के अंदर एआई का बहुत ज़्यादा रोल है। आपने देखा होगा कि हर जगह, हर प्लेस के अंदर एआई की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। तो आजकल हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स हैं, उनके ट्रेंड्स को, उनकी फोरकास्टिंग को हम एआई के थ्रू ड्राइवन करवा सकते हैं। हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम अपने डिफरेंट सिनेरियोज़ को बताकर, अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को, अपनी जो गोल्स हैं उनको बताकर अंदाज़ा लगवा सकते हैं। एआई को यूज़ करते हुए फोरकास्ट करवा सकते हैं कि हमें कितने फाइनेंसेस चाहिए होंगे। दूसरा है ईएसजी इन्वेस्टिगेशन। तो ईएसजी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेसिकली सरमायाकार अपनी इन कंपनियों पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जो इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस का ख्याल रखती हैं, यानी कि ग्रीन बॉन्ड्स। तो आपने इस चीज़ को भी सुना होगा ना कि कोई चीज़ ग्रीन होती है, एवरग्रीन। तो इसका मतलब है कि हर सूरत में वो आपको मुनाफा देंगी, या फिर वो हमेशा आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल होता है। जैसे आपकी, अगर हम कंटेंट की बात करें, तो जो एजुकेशनल कंटेंट होता है ना, वो एक ग्रीन कंटेंट होता है, वो बार बार रिपीटेडली देखा जाता है। या अब हम जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो ईएसजी के अलावा, तो ऐसी चीज़ें जो वक्ती होती हैं, जैसे कोई हमारे पास कोई हमला हो जाता है, या फिर हम किसी ऐसी चीज़ पर वीडियो बनाते हैं जो इंस्टेंट के लिए होती है, किसी ट्रेंड के ऊपर जो कोई चीज़ ट्रेंडिंग में होती है, तो वो एक डिफरेंट स्पेन ऑफ टाइम के लिए होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिनटेक ग्रोथ। तो फिनटेक ग्रोथ हमारे पास क्या होती है? बेसिकली ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की ही एक डेवलपमेंट होती है। अब मोबाइल, हमारे पास जो मोबाइल वॉलेट्स हैं, जैसे जैज़ कैश, इजी पैसा, इसके अलावा हमारे पास जो डिजिटल बैंक्स हैं, जैसे नया पे और ब्लॉकचेन्स का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी पहले जब हमें कोई बिल आता था, मे बी हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को फेस किया होगा, तो वो बैंक जाते थे, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगती थी। यूनिवर्सिटी में अगर फ़ी पे करवानी होती थी तो एक बाकायदा तौर पर एक डे होता था, उस दिन आप खप जाते थे उस फ़ी को सबमिट करवाने के लिए। लेकिन आजकल मोबाइल वॉलेट्स मौजूद हैं, आप एक ही मोबाइल में डिफरेंट वॉलेट्स को ओपन कर सकते हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा, आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो भी आजकल डिजिटलाइज हो गए हैं। बैंक की, हर बैंक की इवन ऐप है, चाहे वो एमसीबी हो, चाहे वो हमारा इस्लामिक बैंक इस्लामिक बैंक हो। और ब्लॉकचेन के अंदर क्या आता है हमारी, कि ये जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जिसे हर कंपनी या हर जो अदारा है वो उसे यूज़ कर रहा हो और बार बार उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही हो। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक फ़ाइनेंस। तो इस्लामिक फ़ाइनेंस के अंदर बेसिकली ये हमारी शरीयत के मुताबिक काम करने वाले टूल्स हैं। जैसे हमारा जो यहाँ पर सुसुक बॉन्ड होता है, और सुकुक बॉन्ड एंड और इसके अंदर क्या होता है, अवॉइड इंटरेस्ट। तो यानी कि ये हमारे इंटरेस्ट से पाक होता है। इसके अलावा एंड प्योरिटाइज एसेट बैकिंग ट्रांजैक्शन, और जो हमारे असासों पर मबनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या करता है, ये उसको प्योरिटाइज करता है। अब आपने याद रखना है कि हमारी शरीयत कंप्लेंट के लिए जो टूल है वो क्या है, सुकुक बॉन्ड, और जो इंटरेस्ट को अवॉइड करता है, और इसको इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रिबा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रिबा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम। अब लेजर, डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम के अंदर हमारे सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ्स आ जाते हैं अंडर पिनिंग क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन। इसके अंदर जो इंतहाई हमारी महफूज और टेम्पर प्रूफ, यानी कि बगैर किसी छेड़छाड़ से पाक होता है, ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज की बुनियादी टेक्नोलॉजी है। तो आपने बहुत सुना होगा कि वो बाइनेंस हमारे पास एक ऐप होती है, वहाँ पर काम करता है, वो बिटकॉइन के अंदर काम कर रहा है। तो अगर हम पाकिस्तान के जो ट्रेंड्स हैं, जो स्टेटस ट्रेंड्स हैं, उन पर उनके मनाजरे में बात में देखें, तो उसके अकॉर्डिंगली बात करें, तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी को अभी तक लीगल ट्रेंड का दर्जा हासिल नहीं हुआ। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जो क्रिप्टो है उसको हम इल्लीगल कहते हैं, लेकिन फिर भी इसकी गैर रस्मी ट्रेडिंग देखने में आती है। यानी कि फिर भी लोग इसको करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया होगा। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेडिंग्स है ना, वो मैक्सिमम ट्रेडिंग्स अलाउ नहीं है, पता नहीं क्यों।
जैसे अब हमारी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है एक अच्छी ऐप है और बहुत अच्छा अर्न करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं इसकी, लेकिन पाकिस्तान में बैंड है ये। मे बी अब हो गई हो, लेकिन जिस टाइम पर मैंने ट्राई किया था तो तब तो ये बैंड था। अब इसके जो नुकसानात हैं उनमें क्या होता है, कीमतों का तेज़ी से ऊपर नीचे होना, उसकी यानी कि हमारे पास जो वोटेलिटी होती है और हमारी जो रेगुलेटरीज होती हैं वो गैर यकीनी हो जाती हैं। लेकिन हमारे जो ब्लॉकचेन का निज़ाम है ना, वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शफाफ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉकचेन को हम शफाफ नहीं कहते, हम शफाफ किसको कहते हैं, हमारी ब्लॉकचेन को हम कहते हैं शफाफ, लेकिन हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हम इलीगल समझते हैं। और ख़ास तौर पर जो सप्लाई चेन के निज़ाम है उसको शफाफ बनाने के लिए बहुत सारी जो हमारी अफादियत है उसको तस्लीम किया जा रहा है, यानी कि बहुत सारी हमारी जो पोटेंशियल ट्रांसपेरेंसीज हैं उसको रिकग्नाइज़ करवाया जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है, क्या इलीगल है, क्या लीगल है, क्या बेस्ट है और क्या नहीं। अब इस्लामिक फाइनेंसिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लेक्चर बहुत लेंथी होता जा रहा है। इस्लामिक बैंकारी का सबसे बुनियादी और अहम असूल ये है कि इसके अंदर सूद ना हो, यानी कि रिबा से सख्ती से मना किया गया है। इस्लाम के अंदर सूद लेने और सूद देने दोनों जो हैं उनको जहन्नमी कहा गया है। अब देखिए, इसके बजाय ये मुनाफे में शराकतदारी, जैसे हमारे पास उसके लिए जो हमारे पास टर्म होती है मुदारबा और एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग, जिसे हम मुराबा कहते हैं, मुराबा। अरबिक के अंदर में भी इसका हमारे पास जो एसिड है वो थोड़ा चेंज हो तो इंग्लिश के अंदर मुराबा ही इसे कहते हैं। और इसका बेहतरीन जो निज़ाम है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है, और उसकी हमारे पास जो अहम खसूसियात होती हैं वो क्या होती हैं। इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स आपने सर्च करना है। रबा का तो मुझे पता है, इन दोनों टर्म्स का मुझे ख़ास आइडिया नहीं है। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर हम इन दोनों चीज़ों को भी कवर कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो रिस्क शेयरिंग है वो होती है। इसमें कर्ज़ा देने और कर्ज़ा लेने दोनों जो होते हैं उनको मुनाफा और नुकसान बराबर होते हैं, यानी कि जो कर्जा दे अगर नुकसान हो जाता है ना तो दोनों पर ही असर होता है। और दूसरी जो एथिकल कॉम्प्लिकेंसीज होती हैं, यानी कि इखलाकी पाबंदी, किसी भी हराम सन जैसे शराब या जुए में जो सरमायाकारी होती है उसे टोटली बैंड कर दिया जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ बैंक्स हैं, इस्लामिक बैंक्स लाइक मीज़ान बैंक, और हमारे पास अंडर स्टेट जो रेगुलेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बैंड करते हैं जो चीज़ें ठीक नहीं होती। जैसे अब अजारा यानी कि लीजिंग, और दूसरा हमारे पास है मुशरबका यानी कि जॉइंट वेंचर्स। तो इन टर्म्स को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। लिटरली मुझे इनका कोई ख़ास आइडिया नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आप याद कर लीजिएगा कि हमारा जो पाकिस्तान में मीज़ान बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के रेगुलेशन के लिए बहुत शानदार काम कर रहा है, और जो आवाम को हमारी जो अजारा होती है यानी कि लीजिंग और मुशारका जॉइंट वेंचर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं। तो ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जाए। अकाउंटिंग ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थ्रू, तो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो किसके थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनमें हमारी जो बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स शामिल होती हैं। अब इन तमाम चीज़ों के लिए जो हमारे पास टूल हैं वो कौन से हो सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर लाइक SAP, SAP एंड टैली, जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग और हमारी जो कॉम्प्लायंसेस होती हैं उनको क्या करता है, इंश्योर करता है। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द टूल्स SPE एंड SAP एंड टैली इज़ यूज्ड फॉर, तो बोथ टूल्स आर यूज्ड फॉर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और ये तीनों किसके अंदर आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। 3 एमसीक्यू बन सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। कौन सी चीज़ें आती हैं, फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू के ये सॉफ्टवेयर किसके अंदर लाई करते हैं, थर्ड एमसीक्यू। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इनको। इट एड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फ्रॉड प्रिवेंशन। तो इससे क्या होता है, फ्रॉड नहीं होता, प्रिवेंशंस होती हैं और डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा टूल है जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है, फ्रॉड प्रिवेंशन देता है और
डेटा ड्रिवन डिसीजन में हेल्प आउट करता है। की टेक्स अवे, तो इसके अंदर हमने कौन से की फैक्टर्स पढ़े हैं। इस लेक्चर को हमने इतने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है कि इनको पढ़ने की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि हमारा जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस रोज़मर्रा के कामों को ऐसे तरीके से चलाने और बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ को ग्रोथ करने के लिए मुख्तलिफ जो फंडिंग होते हैं उनके सोर्सेज को डिफ़ाइन करता है। इसके अलावा जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो मार्केटर्स और बिज़नेस इन्वेस्टर्स के दरमियान एक पुल का काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रिज बिज़नेस और इन्वेस्टर्स के दरमियान बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के दरमियान ब्रिज का काम कौन करता है, तो डेट्स आर सिक्योरिटीज़ विद PSX एज अ पाकिस्तानी हब। और जो PSX है वो क्या है, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हब काम कर रहा है। ये MCQ रिपीट होता है कि पाकिस्तानी हब के तौर पर कौन सा ऐसी टर्म है जो यूज़ हो रही है, तो PSX। और ट्रेंड्स लाइक हमारे पास फिनटेक और ECG जो रिशेप कर रहे हैं हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज को ग्लोबली। इसके अलावा हमारे जो इस्लामिक फाइनेंशियल बैंक्स हैं वो मुनाफे के साथ साथ इखलाकियात और शरई असूलों की पासदारी को यकीनी बनाते हैं। और इसके अलावा जो अकाउंटिंग बिजनेस हैं वो शफाफियत लेकर आते हैं ताकि जो सरमायाकारी है वो बहुत ज़्यादा ठीक रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये फर्स्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, अगर आपने इस सीरीज़ को लाइक किया, तो इंशाल्लाह मैं बाकी लेक्चर्स को भी कवर करूँगी। बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह निगहबान।